हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन की उड़ान। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड। और इसमें हमने इस चैप्टर को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। साथ में हमने डिटेल्ड एनालिसिस भी किया है इस चीज का कि भाई कितना पोर्शन किस सब टॉपिक से आया है, कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस तो देखो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस अगर बता दूं कि भाई क्या क्या सब टॉपिक्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है और कितने कितने सब टॉपिक्स में कितना परसेंटेज जो है कैरी कर रहा है जो जेईई मेंस में क्वेश्चंस आए हैं। तो स्टार्ट करें अगर, तो स्टार्टिंग से अगर देखें तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सबसे पहला सब टॉपिक है हमारा। सेकंड है डोमेन ऑफ फंक्शन। आप बोल रहे हो कि सर नीचे से क्यों शुरू कर रहे हो कहानी को, हम नीचे से ही शुरू करेंगे। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग यही देखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड जो सब टॉपिक देखने वाले हैं डोमेन ऑफ फंक्शन देखने वाले हैं। डोमेन निकालना, भाई दायरा क्या होगा किसी फंक्शन का, अगर एक्स की वैल्यूज की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें तो ऐसा भाई अभी देखो यहाँ पर सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाले हैं। बस मैं यहाँ पर आपको इतना बता दूं कि भाई कितने परसेंटेज आया है ये जैसे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। तो स्टार्ट करें तो 3.45 परसेंटेज क्वेश्चंस जो फंक्शंस में आए हैं उसका 3.45% क्वेश्चन जो है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से आए हैं। स्टार्ट करें तो नेक्स्ट है डोमेन ऑफ फंक्शन, जिससे कि आए हैं 5.75%। और इसी तरीके से रेंज ऑफ फंक्शन से 8% आए हैं। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस की अगर बात करें तो यहां से 9% क्वेश्चन जो है हमारे इस सब टॉपिक से आए हैं। उसके बाद अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन से 3.4 समथिंग कुछ परसेंटेज है। उसके बाद नेक्स्ट है 4.60% फ्रॉम दी अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। और नेक्स्ट है ऑड इवन फंक्शन जो कि 1.15%। देखो छोटा पार्ट है, बट ये है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस और अदर टॉपिक्स में मिक्स होके भी आते हैं, तो ऐसा नहीं मानना है कि बहुत छोटू सा है, लेकिन ये छोटू सा नहीं, काफी बड़ा है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो 10.35, क्योंकि काफी बड़ा सब टॉपिक भी है ये। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से 10.35 ये हमने खुद ने आपके लिए ये सब टॉपिक्स डिसाइड किए हैं। वैसे तो नॉर्मली सब टॉपिक्स आपको अगर बताया जाए तो बहुत बड़े बड़े सब टॉपिक्स बताए जा सकते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें इनमें मर्ज कर दी जा सकती है। इनवर्स ऑफ फंक्शन में, कंपोजिट ऑफ फंक्शन में, इन सब में हम लोग बहुत सारी चीजें मर्ज कर सकते थे, लेकिन हमने आपको डिटेल्ड एनालिसिस बताना था, तो ये हम इसी तरीके से लेके आए हैं। तो स्टार्ट करेंगे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग पीएनसी। अब कुछ क्वेश्चंस जो है फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है जिनमें पीएनसी भी यूज होता है, तो उनको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है और 4.6% कैरी कर रहा है ये सब टॉपिक। ठीक है। कंपोजिट फंक्शन की अगर बात करें तो ये काफी लंबी लाइन आपको नजर आई होगी, और इस लंबी लाइन में आपको 22.98 मतलब लगभग 23% क्वेश्चन जो है आपको कंपोजिट ऑफ फंक्शन से मिले हैं। तो मतलब ये है कि कंपोजिट ऑफ फंक्शन आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है। आपको वो करना ही करना है, आप बाध्य हो उस चीज से। ठीक है। तो कंपोजिट ऑफ फंक्शन कभी मत छोड़ना, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात करें अगर, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन में 5.74% क्वेश्चन जो है इनवर्स ऑफ फंक्शन से आए। नेक्स्ट है फंक्शनल इक्वेशन से, और फंक्शनल इक्वेशन भी आपने देख ही लिया कितनी तेजी से गोली निकली है इधर। और 20.69% क्वेश्चन जो है इन हमारा जो लास्ट टॉपिक था फंक्शनल इक्वेशन से आया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से, और यहां से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं भाई, ये हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारे सब टॉपिक्स, और उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग ये बाकी बचे हुए सब टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज जो हमारा पार्ट 1 है इसमें हम लोग इन सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो कई सारे क्वेश्चंस आए हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से भी, और सारे सब टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस वैसे तो हैं जेईई मेंस में अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो, बट हम एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर एक सब टॉपिक से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम 1 2 3 4 पहला सेट है से लेके 1 2 3 4 5 6 सेकंड सेट तक, सच दैट एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 का वैल्यू एफ ऑफ 3 के बराबर होना चाहिए। अब देखो सीधी सी बात है भाई, देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू इन 6 में से कुछ भी सिलेक्ट हो सकती थी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू इन 6 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता था मैं, एफ ऑफ 3 की वैल्यू इन 6 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता था, सिमिलरली एफ ऑफ 4 के लिए भी। लेकिन उसने कंडीशन ये दे दी है अब कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 ही होना चाहिए। इसी टाइप से मुझे फंक्शन सिलेक्ट करना है। अब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में क्यों आया ये?
डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन ही यूज हो रही है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि यहाँ से कुछ भी उठा के उधर कितने भी तरीके से मैं कनेक्ट कर दूं। मतलब ये कि अगर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में ध्यान से अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि भाई मान लो कोई सेट ए है, दूसरा सेट कोई बी है, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, जैसे मान लो ये जो एलिमेंट्स दिए हैं इन्हीं की अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 फर्स्ट सेट में है, 1 2 3 4 5 और 6 जो है सेकंड सेट में है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि इसको मैं इससे दो एलिमेंट से इधर से कनेक्ट कर दूं। भाई जो फर्स्ट सेट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक से ही कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो फंक्शन की डेफिनेशन बताई जाती है वो यही बताई जाती है कि जो फर्स्ट सेट है उसमें से एटलीस्ट मतलब हर एक एलिमेंट है ना एक और सिर्फ एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दो से कनेक्ट हो जाए। तो मतलब ये चीज गलत लिखी हुई जो भी है। और उसके बाद फिर तो इसी चीज को फॉलो करते हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो हमको जो कंडीशन दे रखी है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि f(3) की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। अच्छा यहाँ पर 4 पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब 4 आप क्या कर सकते हो, इन 6 की 6 एलिमेंट्स में से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, 4 बुरा नहीं मानेगा किसी का। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो है उनमें हमें कंडीशन ये फॉलो करते हुए सिलेक्शन करने हैं। तो स्टार्ट करें अगर, तो यहां पर भी केसेस बनाएंगे हम लोग, क्योंकि f(3) पर सारी चीजें डिपेंड कर सकती है। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि क्या f(3) की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? ऐसा सोचने में आया, मैं ऐसे सोचते सोचते ख्याल आया भाई कि f(3) का वैल्यू क्या 1 हो सकता है क्या? इसका मतलब यह हुआ कि f(3) का वैल्यू अगर 1 होगा तो इसका मतलब यह है कि f(1) और f(2) को मिलके 1 बनना है, और सिलेक्शन मुझे यहीं से करने हैं। क्या कोई ऐसे दो एलिमेंट्स आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो जिनका कि सम 1 आ जाएगा? कभी नहीं हो सकता। आप मिनिमम अगर 1 सिलेक्ट करने जाओगे तो 1 + 1 दोनों को 1 1 दोगे, अगर मान लो ऐसा एक सिनेरियो ले अगर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, वो 1 तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि क्या f(3) की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये सिनेरियो भी हम लोग यहां से अब डिलीट मार देंगे। इसका मतलब ये है कि f(3) का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता। इतना है ना, हमने अंदाजा लगा लिया हमारा, है ना, बिल्कुल चाचा चौधरी वाला दिमाग लगा के। तो f(3) की वैल्यू की बात करें तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? तो पॉसिबल वैल्यूज में सिर्फ 2 3 4 और 5 और 6 है ना, मतलब ये सारी वैल्यूज हो सकती है सिर्फ 1 को छोड़ के। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई आप इस जो सेकंड सेट है कोडोमेन, उसके बाहर थोड़े ना भाग जाओगे, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है ना, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इसी में है भाई। जो दो सेट डिफाइन होते हैं ना, उनके बीच में ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं, है ना, दो सेट्स का, तो उन क्रॉस प्रोडक्ट के ही एलिमेंट्स बेसिकली आपको सिलेक्ट करने होते हैं। ये नहीं करने जाएंगे कि भाई और एक मेरी तरफ से, है ना, ये सब तो दे दिया उसने, मेरी तरफ से 7 दूंगा, मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा और 7 से कनेक्ट कर दूंगा। अरे भाई क्या घर का राज है क्या? कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स को ही यूज करना है। हम हमारी तरफ से मेरा हिस्सा करके इस तरीके से नहीं देना है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसकी? f(3) की। अब हम f(1) और f(2) के मैं काम करता हूं, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर लूं, है ना, देखो हर एक फंक्शन जब भी बनाऊंगा मैं, तो f(4) के लिए हमेशा मेरे पास 6 चॉइसेस होगी, उनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूं मैं। लेकिन f(1) f(2) के लिए मेरे पास जो चॉइसेस होगी वो मैं इस कंडीशन को फॉलो करते हुए लेके आऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अगर, तो इसको मैं अगर ऐसा कर ले कि, है ना, क्योंकि f(1) बार बार लिखना मुझे थोड़ा सा, है ना, सही नहीं लग रहा है। हम लोग थोड़े से आलसी किस्म के इंसान है भाई। तो ये a बोल देता हूं मैं, और f(2) को मैं b बोल देता हूं। ठीक है, तो मैं a, b की अगर बात करूं, मतलब f(1) और f(2) की बात करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर सबसे पहला केस ले तो, है ना, केस 1 यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई केस 1 में अगर f(3) का वैल्यू इक्वल टू 2 हुआ, सबसे पहली बात अगर ये हुई, तो a और b का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि f(1) और f(2) का वैल्यू क्या हो सकता है। तो 1 और 1 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, आप बताओ भाई, 1 और 1 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा अगर आपने कोई वैल्यू सिलेक्ट करने की कोशिश की, जैसे ही कोशिश करोगे उसका सम जो है 2 से बड़ा हो जाएगा, वो 2 कभी आ ही नहीं पाएगा। हमको f(3) की वैल्यू अगर 2 ले लियो तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम बेसिकली इक्वल टू 2 होना चाहिए, और वो 2 तभी हो पाएगा जब आप f(1) और f(2) की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या ले लोगे? 1 ले लोगे।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा बी सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हुआ, और उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ 4 क्या क्या हो सकता है? एफ ऑफ 4 तो सब कुछ हो सकता है, उसके लिए तो कोई कंडीशन है नहीं। तो इसका मतलब ये कि 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं एफ ऑफ 4 की वैल्यू के लिए। तो यानी कि 1 इंटू 6, सॉरी 4 बोल दिया क्या मैंने, यहां पर 6 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है एफ ऑफ 4 के लिए। तो 1 इंटू 6 कितना होता है भाई? ये तो बहुत खतरनाक गणित आ गया है यहाँ पे, है ना। तो 6 टोटल पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर केस 1 से हो सकती है, इतने टोटल फंक्शंस बन सकते हैं इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। उसके बाद सेकंड केस की अगर बात करूं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग काफी समझदार बच्चे हो भाई, है ना, ऐसा मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू अगर बात करें, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू नेक्स्ट जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है? वो 3 हो सकता है। अब a कॉमा बी की वैल्यू की अगर बात करूं मैं, तो a कॉमा बी की वैल्यू, क्योंकि अब मैंने इधर ढिंडोरा पीट दिया कि भाई एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना है? 3 है। अगर एफ ऑफ 3 का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी 3 आना चाहिए। तो वो सम 3 कब आएगा? जब आप एक को 1 और दूसरे को 2 दे दो, है ना, ऐसा कर दोगे। तो a कॉमा बी की वैल्यू एक तो 1 कॉमा 2 हो सकती है, और सेकंड 2 कॉमा 1 हो सकती है। ये दो पॉसिबल केसेस आए हैं, तो ये दो पॉसिबल केसेस के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ 4 की फिर से 6 वैल्यूज, इसका मतलब कि 2 इंटू 6 टोटल फंक्शंस हो सकते हैं। और ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो आपको नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो 12 टोटल पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं यहां से। उसके बाद फिर थर्ड केस की अगर बात करूं, तो थर्ड केस में एफ ऑफ 4 की वैल्यू, सॉरी एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी भाई? 4 हो सकती है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू जैसे ही आपने 4 ली, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू जैसे ही आपने 4 लिया, तो इसका मतलब a कॉमा बी की अगर मैं बात करूं, तो a कॉमा बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है भाई? 4 सम लाना है मुझे, दो क्वांटिटीज का। कब होगा? जब आप 1 3 ले लो, जब आप 2 कॉमा 2 ले लो, दोनों की वैल्यूज, तो सम 4 हो जाएगा। जब आप 3 कॉमा 1 ले लो, ठीक है, तो हम लोग 3 कॉमा 1 भी ले लेंगे। तो ये लो भाई 3 कॉमा 1 हो गया। तो टोटल 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं a कॉमा बी के। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कितने फंक्शंस आएंगे? नहीं नहीं, आप बताओ भाई, बोल दो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? चलो ठीक है फिर। तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 जो है टोटल, यहां से थर्ड केस से हो सकते हैं। फोर्थ केस की अगर बात करूं मैं, तो फोर्थ केस में हम लोग एफ ऑफ 3 का वैल्यू अगर देखें, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू हम लोग नेक्स्ट 5 ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास अगर करूं, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू 5 हो सकता है। तो यहां से a कॉमा बी की अगर बात करूं मैं, तो a कॉमा बी की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो हो सकती है 1 4 2 3 3 2, ठीक है। 3 2 के बाद क्या होगा भाई? 4 1 होगा, ठीक है। और कोई पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यही 4 केसेस आएंगे, यानी कि 4 इंटू 6, ठीक है। बाकी फिर गणित तो आपको आती है, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो 24 टोटल पॉसिबिलिटीज यहां से हो सकती है। और नेक्स्ट फाइनल फिफ्थ केस की अगर बात करूं, तो फिफ्थ केस में एफ ऑफ 3 का वैल्यू 6 भी हो सकता है। अगर एफ ऑफ 3 का वैल्यू 6 हुआ, तो इसका मतलब a कॉमा बी के ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर बात करूं, तो क्या क्या हो सकता है भाई? 5 है हमारे पास, बिल्कुल है। तो 1 कॉमा 5 हो सकता है, 2 कॉमा 4 हो सकता है, उसके बाद फिर 3 कॉमा 3 भी हो सकता है, फिर 4 कॉमा 2 हो सकता है, फिर 5 कॉमा 1 हो सकता है। क्या इसके अलावा भी कुछ होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी कि ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब आप एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या ले लोगे? 6 ले लोगे। तो यहां से आ जाएगा 5 कॉमा 1। तो टोटल कितने हो गए भाई? 5 हो गए मेरे ख्याल से, है ना। तो 5 इंटू, और बाकी आपको फिर 5 इंटू 6 करना तो आता ही होगा। अब ये 6 मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं फिर से मत पूछना भाई मेरे से। ये एफ ऑफ 4 जो है हम लोग 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं एफ ऑफ 4 के, इस वजह से यहां पर लिखा ही है। तो टोटल 30 टोटल यहां से आ जाएगा। अब बस टोटल करना है और कुछ नहीं करना, बाकी आंसर टिक करना है, वो तो कर ही लोगे, है ना भाई। हाथों में दर्द होगा आपके, लेकिन कर लेना। तो 6 प्लस ये हो गया 18, 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 36, 36 और प्लस 24 कर लेते हैं, तो 36 प्लस 24 है, तो ये हो गया भाई कितना? 40 और 20 60 हो गया। 60 प्लस 30 कितना होता है भाई? 90 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको, है ना, धड़ल्ले से कर देना है भाई।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले डोमेन ऑफ फंक्शन की अगर बात करें, मतलब ये तो पहला वाला डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से था। नेक्स्ट जो हमको करना है वो डोमेन ऑफ फंक्शन से करना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डोमेन जब भी निकालना हो, डोमेन निकालने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। डिनोमिनेटर वैनिश नहीं होना चाहिए, वैनिश बोले तो जीरो नहीं होना चाहिए, और लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए या जीरो भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर अंडर रूट कहीं आता है तो अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में होता है तो अंडर रूट जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता। अगर नॉर्मली अगर अंडर रूट लिखा है भाई ऊपर न्यूमरेटर में, तो आप उसको सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे वहां पर। और अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में है तो फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन ही होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है और दो चीजें हैं हमारे पास, एक्चुअली दो फंक्शंस है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, दोनों को डिफाइन करना है बेसिकली, और उन एक्स का सेट बताना है, उस एक्स की वैल्यूज का सेट बताना है जो इस फंक्शन को डिफाइन करे, कभी रुलाए ना। मतलब ये कि भाई यहां मैं अगर 2 पुट कर दूंगा तो 4 - 2 का स्क्वायर 4 0, ये दुखी नहीं हो जाएगा क्या? समझ रहे हो ना? तो ऐसे दुखी नहीं करना है अपन को। जैसे यहां पर अब आप अगर ऐसी कोई वैल्यू यहां पर फिट कर दोगे, जैसे 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि 0 हो जाएगा, लॉग जो है मर जाएगा भाई। ऐसे नहीं करना है अपन को, है ना, किसी को दुखी नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर तो 4 - एक्स स्क्वायर की अगर बात करूं तो 4 - एक्स स्क्वायर शुड बी नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो 4 - एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या आएगा भाई, +-2। यानी कि कुछ भी हो जाए ये फंक्शन 2 और -2 वैल्यू तो कभी झेल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, नहीं झेल पाएगा, आप कोशिश भी मत करना। तो 2 और -2 नहीं होना चाहिए। साथ में जो लॉग फंक्शन है उसके अंदर वाली जो भी क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। इक्वल टू 0 फिर से मत करना, क्योंकि लॉग जो है दुखी हो जाता है भाई अगर उसमें आप कोई जीरो क्वांटिटी पुट कर दोगे तो। इसको अगर फैक्टराइज करें, है ना, तो ये बचपन में आपने सीखा होगा ऐसा कुछ करके कि भाई कॉमन ले लेते हैं एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर -1 है तो a - b इंटू a + b कर सकता हूं मैं इसको, है ना। इस तरीके से ये बचपन में आपने ये इस तरीके के खेल खेले होंगे, ठीक है। तो इन खेलों को याद करो और इन क्वेश्चंस को बनाओ। मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब ये इनइक्वालिटी है तो चलो ठीक है, इनइक्वालिटी वाला पार्ट जो है आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, इतना तो आना ही चाहिए। तो अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन 3 चीजें हैं बेसिकली। आपने वेवी कर्व नाम की एक मेथड सीखी होगी बचपन में, है ना, जो बचपन बीता है आपका कुछ 1-2 साल पहले, ठीक है। तो उस बचपन में आपने कुछ चीजें सीखी हुई, तो उन्हीं चीजों को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वेवी कर्व बच्चा बच्चा जानता है, और आप भी तो बच्चे हो तो आपको भी पता होगा। तो -1 इसका रूट 0, इसका रूट 1, सीधा प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि सारे x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, इस वजह से। अब हमें चाहिए क्या, ये क्वांटिटी हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। अगर ये क्वांटिटी आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पॉजिटिव वाले पोर्शंस पिक कर लो। तो यहां से अगर पॉजिटिव पोर्शंस पिक करूंगा तो -1 से 0 एक पोर्शन आ रहा है ना, और ओपन इंटरवल इस वजह से क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं हो सकता। क्लोज इंटरवल का मतलब आपने उस रूट को ले लिया, रूट को ले लिया मतलब 0 कर दिया, 0 कर दिया मतलब कि इक्वल टू 0 वाला पोर्शन भी आपने ले लिया, बल्कि इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने हाथ लगा दिया इधर, ठीक है। तो और नेक्स्ट पोर्शन है 1 से लेके इंफिनिटी, तो 1 से लेके इंफिनिटी यूनियन करके लिख दो। तो ये आपका आंसर हो सकता था अगर ये ना लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहां पहले हम लोग ढिंडोरा पीट चुके हैं कि x की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने कहीं इसमें 2 और -2 में से कुछ इंक्लूड तो नहीं कर लिया, ये गलती तो नहीं कर दी हमने। तो बिल्कुल कर दी है। देखो यहां पर आप चेक करो, यहां पर 2 आते हुए नजर आ रहा होगा आपको, -2 तो नहीं है खैर, बट 2 आ रहा है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो एक बार 2 हम लोग यहां से हटा देते हैं। 2 हटाने का मतलब कि थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल लेते हैं। और फाइनल अगर डोमेन की बात करें, डायरेक्टली मैं डोमेन लिख देता हूं अब यहां पर, कि जो डोमेन होगा फंक्शन का, डोमेन हो जाएगा -1 से लेके -1
से लेके 0, ये हो गया पहला पोर्शन। यूनियन दूसरा पोर्शन हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, ठीक है। फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी लिख दो। आप बुरा बिल्कुल नहीं मानोगे, मुझे पता है। अब बस आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और ऑप्शन मैच करते ही धड़ल्ले से टिक कर देना, और फटाफट है ना 3 या 4 मार्क्स जितने का भी है वो पा लेना। तो इस तरीके से करेंगे भाई। देखो डोमेन का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मुझे ऐसा लगता है। डोमेन निकालना बहुत आसान होता है। कुछ लोगों को रेंज निकालना बहुत मुश्किल लगता है, बट मुझे लगता है रेंज निकालना भी इतना मुश्किल पार्ट नहीं है, अगर आपको सारे फंक्शंस का है ना दायरे पता है ना। जैसे e की पावर x भाई 0 से इन्फिनिटी होता है ना। लॉग की बात करें अगर, तो लॉग की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सब कुछ वैल्यूज आपको आउटपुट देता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है, बेसिक सी चीजें, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, इन सब के अगर फंक्शंस के रेंज पता है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे मुझे लगता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखो बहुत है ना, मैच भी कर दिया, और क्या चाहिए आपको बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी फील ले लेते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना है हमें। फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10, ठीक है। इज वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट, और ठीक है हमें पता है भाई। तो हमें डोमेन निकालना है बेसिकली। तो देखो फिर से मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज कही थी कि अगर अंडर रूट आता है, न्यूमेरेटर में आता है, तो अंडर रूट के अंदर आने वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब? अगर वो अंडर रूट न्यूमेरेटर में है। लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर में है, जो कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है, तो अगर इस तरीके का लिखा है तो इसका मतलब यह है कि जो अंडर रूट में आने वाली क्वांटिटी है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ भाई, ठीक है। ये क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें अगर, तो मैं सबसे पहली बात तो बस वही लिख देता हूं कि भाई जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है दैट इज दिस क्वांटिटी। और उसमें भी एक और बहुत अच्छी सी है ना चीज कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या है, आलसी किस्म के प्राणी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टी बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ ये टी का स्क्वायर माइनस 3t और माइनस लिखा हुआ है 10, ये होना चाहिए सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, है ना। पाप लगेगा भाई, ऐसा नहीं करना। तो बस अब इसको फैक्टराइज करना तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को आता होगा भाई, है ना। तो इसको अगर फैक्टराइज करूं मैं, तो क्या यहाँ पर 2 फैक्टर्स में ये विभाजित हो जाएगा क्या, है ना। विभाजित ही होना चाहिए। तो माइनस 5t कर दूंगा मैं, सॉरी 5t नहीं आएगा, है ना, गलती से मिस्टेक हो गया। तो सिर्फ 5 आएगा भाई। t माइनस 5 इंटू t प्लस 2 आ जाएगा क्या? एक बार फिर भी चेक कर लिया करो, क्रॉस चेक भाई कि सही आ रहा है कि नहीं। तो 10 आ रहा है इधर, करेक्ट है। इधर माइनस 3 आ जाएगा भाई, है ना, विश्वास रखो मेरा। तो हाँ करेक्ट है। तो अब उसके बाद अगर मुझे ये चीज ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब ये है कि छोटे रूट से तो छोटी क्वांटिटीज चलेगी और बड़े रूट से बड़ी वाली क्वांटिटीज चलेगी। मतलब कि टी शुड भी, वैसे आप देखना चाहो तो इसको आप वेवी कर्व बना लो यार, क्या दिक्कत है ना, बुरा नहीं मानना, देखो, है ना। तो इस तरीके से वैसे अगर क्वाड्रेटिक होती है और क्वाड्रेटिक का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हमें क्वांटिटी चाहिए होती है ना, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि जो बड़ा रूट है उससे बड़ी क्वांटिटी सब चलेगी, मतलब उनके बीच वाली क्वांटिटीज नहीं आनी चाहिए, दोनों रूट्स के बीच की, है ना, क्योंकि उस सिचुएशन में नेगेटिव वैल्यूज मिलती है आपको। अब वो बहुत है ना लॉजिकल बातें हैं, वो मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो यहां तक आ जाएगा -2 से लेकर 5, है ना, इस तरीके से है। यहां पर आएगा प्लस बिंदास तरीके से, और यहां पर भी प्लस आएगा और बीच में माइनस आएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो प्लस वाले पोर्शन क्या क्या आ रहे हैं भाई, बड़े रूट से बड़ा वाला पोर्शन, छोटे रूट से छोटा वाला पोर्शन, यही तो आ रहा है, और क्या चाहिए। तो ये पोर्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। तो टी की वैल्यूज, टी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 ओपन इंटरवल में, और यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन 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 ये तो हमने टी का निकाला है, ये हमारा फाइनल आंसर थोड़ी हो सकता है, समझ रहे हो ना। ये टी था क्या, टी क्या था भाई, टी था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम क्या चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले पार्ट की अगर बात करूं मैं, तो लेस देन क्या चाहिए मेरे को, इक्वल टू नहीं, है ना, लेस देन चाहिए मेरे को -2 से। अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं चाहता हूं कि लेस देन -2 वैल्यू दे आपको, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, x जो है लेस देन -2 रख दो उसमें, आपको हमेशा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज लेस देन -2 ही मिलेगी, विश्वास रखो मेरा। और दूसरी चीज ये हो सकती है 5 से बड़ी क्वांटिटीज हो सकती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, यानी कि ग्रेटर देन मुझे 5 चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक, है ना, लॉजिक जो है यहां पर काम आएगा आपका, है ना, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो मुझे चाहिए ग्रेटर देन 5, है ना। कोई बताना चाहेगा
है ना, बताओ भाई अगर किसी को बताना है तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर मुझे ग्रेटर देन 5 चाहिए तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं 5.5 पुट कर सकता हूँ, क्या 5.1 पुट कर सकता हूँ, क्या 5.2, है ना, 5.9 तक वैल्यूज पुट कर सकता हूँ क्या 5 से लेके? नहीं, क्यों? क्योंकि उन सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ जाएंगे और यहाँ पर इक्वालिटी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। अगर इक्वालिटी होती तो फिर मैं 5 या 5 से बड़ी क्वांटिटीज ले लेता, लेकिन इक्वालिटी नहीं है तो इस वजह से 6 या 6 से बड़ी क्वांटिटीज ही सिर्फ पुट कर पाऊंगा मैं यहाँ पर x की प्लेस पर, क्योंकि समझ रहे हो ना, समझदार तो हुई काफी, समझ पता है मेरे को। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अब लगा दो, क्योंकि आप अगर 6 वैल्यू पुट करोगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा एंड 6 इज ग्रेटर देन 5, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आपने 5.9 भी पुट किया, अगर आपने x की जगह यहाँ पर 5.9 पुट किया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ जाएगा और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि 5 इज ग्रेटर देन 5, है ना। और मुझे लगता है कि ये इस जमाने में हो पाएगा, है ना, इस धरती पे तो नहीं हो पाएगा। आप फिर देख लो आप किस ग्रह से हो, उसके हिसाब से चल जाएगा, ठीक है, बट यहाँ नहीं हो पाएगा। तो चलो भाई, ठीक है, तो यहाँ से ये दो केसेस आ गए, तो सीधी सी बात है भाई यही आंसर भी हो गया और क्या। तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, बस एक फाइनल आंसर मुझे लिखना है कि -∞ से लेके -2 और यूनियन क्लोज ब्रैकेट एट 6 से लेके इन्फिनिटी। भाई ओपन क्लोज तो आपको पता ही होगा, इतने पढ़े लिखे तो लोग हो आप, है ना, तो 6 पर क्लोज आएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सी आंसर होना चाहिए। हाँ भाई, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है रेंज ऑफ फंक्शन। अब बोल रहे हो कि सर रेंज समझ नहीं आता, रेंज समझ नहीं आता। अभी देखते हैं एक दो क्वेश्चंस, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगेगा ही चीजों का। स्टार्ट करते हैं। 2019 में आया हुआ सवाल है कि लेट एफ इज फ्रॉम 1 से लेके 3, मतलब कि आपको डोमेन सबसे पहली बात तो उसने बहुत छोटी सी दे दी कि 1 से लेके 3 है, से लेके आर, मतलब कि को डोमेन है हमारा पूरा रियल नंबर का सेट। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनटू, यहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दिया। बताओ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वेयर दिस डिनोट्स, ये हमें पता है भाई, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को करते करते हम लोग सीख जाएंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहली बात तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व अगर होता है तो सबसे पहली बात तो उसको डिफाइन कर लो, क्योंकि हमारे पास जो सेट है ना, जो डोमेन सेट है, वो भी बहुत छोटू सा है, तो हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग विभाजित करेंगे और कि जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर हो जाएगा, योर फर्स्ट पार्ट विल बी कि 1 से लेके 2 तक अगर आप x की वैल्यूज लेते हो, अगर आप 1 से लेके 2 तक इनपुट दोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 वैल्यू देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो इसका मतलब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा। तो जो फंक्शन है आपका बेसिकली यही हो जाएगा। नहीं, अगर मैं गलत हूं तो आप बताओ भाई। ठीक है, नहीं हो ना, तो नहीं हूं, मुझे पता है। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पार्ट हो सकता है, अब यहां पर 2 पर आप क्लोज ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि 2 कहीं तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना 1 से 3 में, समझ रहे हो। तो यहां अगर ओपन लगाया तो यहां पर क्लोज लगा लो। तो 2 से लेके 3 के लिए जो फंक्शन है, क्योंकि ओपन ही लगाना है उधर तो, है ना, दोनों बाउंड्री वैल्यूज पर, तो इस तरीके से 2 से लेके 3 के लिए जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटपुट देगा, क्या देगा, है ना। ये तो बहुत भारी सवाल हो गया भाई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से लेके 3 जब इनपुट देते हैं हम उसमें, तो क्या देता आउटपुट, है ना। ये बहुत भारी सवाल हो गया, तो मैं बता देता हूं आपको चुपके से कि भाई 2 देता है वो, यानी कि 2x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बहुत राज की बात अगर बताऊं तो ये जो फंक्शन होता है ना, बेसिकली एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसे होता है सर? आपने ऐसे तुक्का मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, है ना। ऐसा तुक्का उक्का नहीं मारा हमने भाई। एक्स से आप डिवाइड कर लो इस पूरी इक्वेशन को। एक्स से आप जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कि 1 अपॉन एक्स एंड प्लस 1 आएगा यहाँ पर, सॉरी एक्स आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। आप बहुत, है ना, पढ़े लिखे विद्वान इंसान हो, ये अगर दो क्वांटिटीज में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाओगे, क्यों लगाओगे? क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज है। क्यों है? क्योंकि हम जो इनपुट्स दे रहे हैं वो पॉजिटिव है। अगर इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाओगे ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वैल्यू आएगी हमेशा, यानी कि मिनिमम ये मिलता है आपको 1 पर मिनिमम मिलेगा ये कितना? 2। उसके बाद तो ये हमेशा इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी क्वांटिटी अगर देखे तो डिक्रीज करेगी। अरे भाई, नॉर्मल सा लॉजिक है।
आप बताओ मुझे, आप तो पढ़े लिखे लोगे कि 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा होता है? 1/2, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ी क्वांटिटी, तो इसका डिनोमिनेटर अगर इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन पूरा डिक्रीजिंग हुआ ना, है ना? ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है, इसका मान लिया हमने आपका, है ना? आपने कहा, आपने इतना एक्सप्लेनेशन भी दिया बहुत जोर लगा के, तो हमने मान लिया ये चीज। क्या इसके लिए भी वही सेम चीज होगी? क्यों नहीं होगी भाई, यहाँ भी तो x से डिवाइड करो, ये भी तो वही बात है ना। तो 2 आ गया तो क्या हो गया, 2 हो गया तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, नीचे वाला फंक्शन तो सेम ही बन रहा है ना दोनों केसेस में, जब आप x से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना अब, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इसका मतलब ये है कि 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू देगा, और 1 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब आप सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, आप f(1) निकालो। f(1) निकालोगे तो क्या आएगा यहां से, 1 रखो 1 रखो 1 रखो, 1/1 + 1 मतलब कि 1/2। फिर f(2) निकालो। f(2) में यहां सिर्फ रख के देख रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू यहां पर नहीं आएगी, हम लोग ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे यहां पर, है ना? तो जब 2 रखेंगे तो 2/2 का स्क्वायर 4 + 1 हो जाएगा 5, यानी कि ये हो गया 2/5 तक। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम ये हो जाएगी, मिनिमम ये हो जाएगी। भाई जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो बड़े इनपुट पर छोटी वैल्यू देता है, आउटपुट देता है आपको, और छोटे से इनपुट पर वो आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज देता है। ठीक है भाई, इतना तो मुझे लगता है आपका लॉजिक पोर्शन थोड़ा सा सही होगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पोर्शन हमको मिल गया है कि 2/5 से लेके 1/2, है ना, और दोनों पर ओपन इंटरवल आएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन में आपको फिर से वही काम करना है, 2 रख दो भाई। तो f(2) यहां पर निकालूंगा अगर मैं, एक्चुअली 2 पॉजिटिव की बात करें, यहां पर 2 नेगेटिव लिख देता हूं मैं ना, यार 2 से जस्ट छोटी क्वांटिटी के लिए। आप बोलोगे सर 2 आपने कैसे पुट कर दिया, 2 तो यहां पर पुट करना चाहिए था। अरे भाई मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि कहां तक जा रहा है रेंज उसका, मैं एग्जैक्टली ये वैल्यू अटेंड नहीं करने दूंगा उसको, चिंता मत करो, इतना ध्यान दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव बोल दो या 2 बोल दो, है ना, दोनों सेम चीजें ही एक्चुअली। तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 2 4, 4/5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 4/5 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5। उसके बाद फिर नेक्स्ट f(3) की अगर बात करूं तो f(3) के लिए 3 रख देंगे। 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 10, 6 डिवाइडेड बाय 10, 6 डिवाइडेड बाय 10 3/5। क्या बात है भाई, पढ़े लिखे लोग तो आप काफी हो मुझे लग रहा है ना? बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो आप लोग, है ना? मुझे तो सुनाई दे रहा है, मुझे ऐसा आपकी आत्मा से आवाजें आ रही है ऐसी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4/5, मतलब कि कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 3/5 से लेके 4/5 तक। अरे भाई तो हाँ, और एक बात और कि कुछ क्लोज ओपन के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। क्लोज ओपन के बारे में इसलिए सोचना पड़ेगा, जो वैल्यू आपको 2 रख के आई है, क्योंकि 2 एग्जैक्ट भी मैं रख सकता हूं, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, इस वजह से ये जो वैल्यू आपको 2 रखने पे मिल रही है ये एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी आपको, मतलब कि टेंडिंग वैल्यू नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, है ना, ऐसे करने से तो ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, और यहां पर आएगा ओपन ब्रैकेट, और यहां पर लेकिन आएगा क्लोज ब्रैकेट। बस आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को अगर मिला के देखें तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई, डी ऑप्शन एग्जैक्टली आपका बन रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लिख लो और इसको टिक कर लो और आसानी से पाओ 4 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेंज से ही है, और रेंज के लिए आपको उसने कहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। इसका रेंज बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। आपको अगर इसका कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यार ये छोटा सा फंक्शन बनने वाला है, सीधी सी बात ये है। तो अगर मैं ये कहूँ कि log और √5 बेस को अगर मैं, है ना, थोड़ा सा डिलीट मार दूं अभी के लिए, और अंदर वाले फंक्शन को मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने की बात करूं, तो कैसे करेंगे? देखो 2021 में आया हुआ सवाल है, और मुझे नहीं लगता कितना मुश्किल सवाल है। ठीक है, मतलब हाँ, आप बोलोगी सर आपको तो आता है। ठीक है, अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखो CND फॉर्मूला लगाना आता है क्या आप लोगों को, है ना? बचपन में पढ़े होंगे आपने 11th में। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो स्टार्टिंग करें अगर, तो 3 + cos 3π/4 + x है, और 3π/4 - x ये रहा, है ना? क्या इन दोनों को हम करीब ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं, है ना? इन गरीबों को करीब ले आओ। तो स्टार्ट करते हैं, तो cos 3π/4 n + x है,
ठीक है, और माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स है, कुछ इस तरीके से है। उसके बाद बचा हुआ पोर्शन एक ये है और एक ये है, तो इनको भी साथ में लिख देते हैं, है ना, करीबी इनमें भी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। तो cos ऑफ π/4 n प्लस एक्स, ठीक है, एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये रहा, मतलब प्लस cos ऑफ π/4 माइनस एक्स, ठीक है, cos ऑफ π/4 माइनस एक्स। देखो वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। CND फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो आपकी चॉइस है। डायरेक्टली इन सबको ओपन कर लोगे ना cos a प्लस बी और cos a माइनस बी से, तो अपने आप कुछ कुछ पोर्शन सेम सेम कटते हुए नजर आएंगे आपको और कुछ कुछ डबल होते हुए नजर आएंगे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप, आपकी चॉइस है। तो स्टार्ट करें अगर, तो ये लिखा हुआ है 3 प्लस, यहाँ पर अगर CND फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूँ आंसर, तो थोड़ा सा साथ देना मेरा, है ना। मैं यहाँ पर ये नहीं करने वाला कि c प्लस डी बाई 2 करूंगा, ये टर्म प्लस ये टर्म डिवाइडेड, है ना, ये सब चीजें नहीं करने वाले हम लोग, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर बीच में माइनस है, इसका मतलब दोनों साइन साइन आएंगे, तो आएगा एक तो 2 साइन ऑफ, एक बार तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो जब ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो x से x कैंसिल, एंगल्स की बात कर रहा हूं, है ना, एंगल्स की, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x और x कैंसिल आउट, और 3π/4 प्लस 3π/4 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 3π/4 बचेगा, विश्वास रखो मेरा। तो इसका मतलब कि यहाँ आ जाएगा 3π/4, और उसके बाद फिर नेक्स्ट भी साइन ही आएगा, साइन में लेकिन क्या आएगा, दिस एंगल माइनस दिस एंगल आएगा, है ना, ये याद रखना। या फिर अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर पहले से ही माइनस लगा दें, है ना, तो वो बात भी गलत नहीं होगी, और इसमें से इसको माइनस कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ताकि एंगल पॉजिटिव रहे। तो इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो 3π/4 इस बार कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो है माइनस माइनस प्लस होके डबल हो जाएगा 2x, और डिवाइडेड बाई 2 भी तो बैठा है भाई, तो इसका मतलब x आ जाएगा सिंपली, यानी कि साइन x। क्या अभी तक आप मेरे साथ हो, ठीक है। प्लस नेक्स्ट है cos π/4 प्लस एक्स एंड प्लस cos π/4 माइनस एक्स। अरे भाई सेम बात है, बस बीच में प्लस है, इसका मतलब cos आ जाएगा, तो 2 टाइम्स क्या आएगा, cos ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि π/4 आ जाएगा cos का, और इंटू cos ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल और डिवाइडेड बाई 2 आएगा। जब माइनस करोगे ना तो 2x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, यानी कि x आ जाएगा। बाकी तो पढ़ी लिखी जनता है भाई। और स्टार्टिंग करते हैं, नेक्स्ट है 3 माइनस साइन 3π/4 की वैल्यू क्या बताने की जरूरत है आपको, है बिल्कुल बताने की जरूरत है क्या। यहाँ पर भाई 1/√2, यहाँ पर 1/√2, ये 2/√2, यहाँ पर भी 2/√2, 2/√2 मेरे ख्याल से √2 होता है, ये आपको पता होगा शायद। और अगर यहाँ से √2 मैं कॉमन ले लूँ दोनों से, है ना, -√2 ले लेते हैं कॉमन, चलो आपकी चॉइस। तो यहाँ पर बचेगा साइन x और माइनस cos x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने, है ना, और √2 भी कॉमन ले लिया, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा फाइनली हमारे पास। और बहुत एक सिंपल सा फंडा आपको पता होगा बचपन से, कि अगर a sin x प्लस b cos x होता है तो उसकी जो रेंज होती है √(a² प्लस b² माइनस वाले से लेके √(a² प्लस b² प्लस वाले तक उसकी रेंज होती है। ये तो आपको बचपन से पता होगा मेरे ख्याल से, है ना। फिर से वही कि जो बचपन बीता है आपका, कितने साल पहले, 1 साल पहले, ठीक है, अगर 12th वाले हो तो, और 11th वाले हो तो अभी तो बचपन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो b cos x की अगर बात करें कुछ इस तरीके से आएगा। अगर फंक्शन ये होता है तो बेसिकली इसका जो रेंज होता है वो होता है √(a² प्लस b² माइनस वाले से लेके √(a² प्लस b² प्लस वाले तक, है ना। ये तो होता ही है, ये तो बचपन में सीखा है आपने। तो भाई इसका क्या आ जाएगा, अगर यहाँ a और b की बात करूं तो 1 और -1 है, इनके स्क्वायर्स का एडिशन करूंगा तो √2 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू आपको कहां से कहां मिलेगी, -√2 से लेके +√2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस √2, और यहां पर इसकी रेंज आएगी -√2। जीवन में बहुत तकलीफें हैं भाई, है ना। तो -√2 से लेके √2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, √2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये रेंज कहाँ से कहाँ भागेगी भाई, -2 से 2 ही तो भागेगी, और फिर 3 ऐड कर देंगे उसमें, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई करो ना, और जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे छोटी से बड़ी क्वांटिटी तक ले जाओगे तो -2 से 2 ही आएगा, चिंता मत करो। यानी कि 3 प्लस -2 से लेके 2, क्या ये आएगा या नहीं आएगा।
3 माइनस 2 मेरे ख्याल से 1 होता होगा, और 3 प्लस 2 मेरे ख्याल से 5 होता होगा। ये आया है किसका रेंज? ये रेंज आया है इस पूरे अंदर वाले क्वांटिटी का रेंज, यानी जो लॉग में लिखा हुआ है ना उस चीज का रेंज आया है। अब आपको जो निकालना है लॉग रूट 5 में ये सारी क्वांटिटी रखनी है आपको। इसका आंसर चलो ठीक है, आपने देख लिया, कोई बात नहीं है ना, बताना मत किसी को लेकिन अभी। तो लॉग ऑफ यहां पर है रूट 5, ठीक है, लॉग ऑफ रूट 5, और इसके अंदर आपको 1 से लेके 5 तक इनपुट देना है। तो ये रेंज आपको कहां से कहां देगा, क्योंकि लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इस वजह से डायरेक्टली आप क्या करो, लॉग ऑफ 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं चलो, है ना। मैं तो डायरेक्टली अगर लिखे तो लॉग ऑफ 1 कितना होता है भाई, पढ़े लिखे लोग हो आप तो, है ना। लॉग ऑफ 1 जो है 0 आता है, भले से बेस कुछ भी हो, यानी कि 0 आ जाएगा। से लेके जब आप चलो लिख देता हूं अभी, है ना, कि लॉग ऑफ रूट 5 बेस है, और यहां पर 5 इनपुट आएगा। क्या 5 को मैं रूट 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बोलो बोलो, लिख सकता हूं ना। और ये 2 फिर उचक के इधर बाहर आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है ऐसी कि जो पावर होती है इनपुट की बाहर ले लो आप इस तरीके से, तो 2 बाहर आ जाएगा। रूट 5 सेम हो गया, बेस और इनपुट सेम, तो इसका मतलब वैल्यू 1, तो इसका मतलब 0, और इधर आ जाएगा कितना, 2 जो बाहर आएगा उचक के वो बचेगा। तो 0 से लेके 2 क्या हमारा आंसर होगा या नहीं होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये लो भाई, आपने 2021 का जेईई मेंस भी क्लियर कर लिया, ठीक है, कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है कर लिया, चलो ऐसा मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये रेंज से ही एक रिलेटेड टॉपिक, मतलब सेम है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। और ये क्वेश्चन एक बहुत एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना जो है काफ़ी बचपन में आपने सीखा होगा, हमें पता है। और ये जो प्रोसीजर होती है इसकी, ये होती है कि भाई हम आप क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बना के d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ये प्रोसीजर कहती है, तो बस यही करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं y मान लेता हूं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 8y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस आएगा 12y, और इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी x माइनस 1 का, है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर आके। फिर आएगा प्लस, सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, ये प्लस 8y आएगा, सॉरी माइनस आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, देखो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x था ना, तो इधर आके माइनस 8y x आएगा प्लस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। सबको इधर लाएंगे तो ये सब नेगेटिव में हो जाएंगे, तो एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा अब, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस 8y, और जो 2x से उधर आके इधर आके भी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब माइनस आएगा, लेकिन मैं प्लस 2 लिख देता हूँ कॉमन लेके, ये माइनस लिख दिया ऑलरेडी, और प्लस आएगा 12y और आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। साथ में ये भी कहना है हमें भाई कि y माइनस 1 का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, और क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी तो फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस पे लगाओगे भाई, ठीक है। तो y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा बोल के हम d क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। और उसके बाद फिर आएगा 8y, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी करेंगे, यानी कि y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12y माइनस 1, कुछ इस तरीके से आएगा। और ये हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने वाले हैं। तो उसके बाद फिर देखो यहां से स्क्वायरिंग ओपन करूंगा अगर मैं, तो आएगा 64 y स्क्वायर आएगा, कुछ इस तरीके से, प्लस आएगा फिर 4 आएगा, उसके बाद आएगा 8 इंटू 2, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 32y। उसके बाद फिर माइनस
64 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 12y² आएगा और -12y और -y मतलब -13y हो जाएगा ये। और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 13y और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, एंड ये चाहिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब देखो सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, तो 64y² माइनस आएगा 48y²। 64y² माइनस 48y² करेंगे अगर, तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये एक बार कर लेते हैं, चलो है ना। तो 64 माइनस 48 कर दूंगा तो इधर से 2 14 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा ये, हाँ आना भी चाहिए, सही बात है। तो 16, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 16y²। इसको करेक्ट कर लेते हैं भाई, तो यहाँ से आ जाएगा 16y² आ जाएगा पहला टर्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट 32y और 13 इंटू 4 हो जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 39। तो 32 प्लस ये एक्चुअली 32 है ना, यहाँ ध्यान देना भाई, ना थोड़ा फैंसी 32 है ये। तो 32y और प्लस हो जाएगा 39, तो 39 प्लस 32 करेंगे अगर, तो मेरे ख्याल से ये गणित आपको आती होगी भाई। 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 71 हो जाएगा ये। तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर 71y, और उसके बाद 4 से तो -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब 16y² प्लस 71y, और ये चीज आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, है ना। तो देखते हैं ना, तो 64y² तो आएगा 8 इंटू है ना, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, करेक्ट है। इधर 4 आएगा, इधर 32y आएगा। एक बार इसको भी फिर भी चेक कर लेते हैं, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 हो जाएगा 32, करेक्ट है। और यहाँ से आएगा 12y² माइनस 13y आएगा, सही है, प्लस 1 आएगा, सही है। तो 12 चौक 48 होएगा, 48 हो जाएगा। 48 माइनस करेंगे किसमें से, 64 में से, तो बचेगा 16y², ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 32y और प्लस हो जाएगा 13 इंटू 4, 13 चौक 52 होता है भाई, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अपन इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं। ये 32y और प्लस 52 है ना, इसको सही कर लेते हैं। 32 प्लस 52 भाई कितना हो जाएगा, है ना, बहुत भारी भारी गणित आ रही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना, 84। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 84y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको हटा देते हैं। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो आप बुरा बिल्कुल नहीं मानोगे, मुझे पता है, और उड़ा भी दूंगा भाई सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4y² और प्लस आएगा 21y हो जाएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर फैक्टराइज करूँगा मैं, तो बेसिकली 2 फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, y और इंटू आएगा 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वेवी कर्व बनाना है, और उसके साथ साथ बस ये भी देखना है आपको कि भाई कहाँ से कहाँ तक हमारा फाइनली रेंज आएगा। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो आपको पता है कि -∞ से लेके 0, है ना, -∞ से लेके 0, सॉरी, -∞ से लेके -21/4 आएगा, क्योंकि -∞ से लेके छोटे रूट तक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। -∞ से -21/4 जो कि छोटा रूट है, और यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी जो है नेक्स्ट, क्योंकि 0 जो है बड़ा रूट है भाई, ठीक है। तो -∞ टू -21/4 और यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आंसर होता। लेकिन एक चीज हम पहले यहां पर बोल चुके थे कि y - 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। लेकिन क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है, ये भी आपको फिर सोचना पड़ेगा। कैसे, आप इसको इक्वल टू 1 रख दो। यहां पर जब आप इसको इक्वल टू 1 रखोगे, तो ये बस आप चेक करने के लिए भाई कि कोई इसके करस्पॉन्डिंग कोई ऐसी x की वैल्यू आपको मिलती है जो मैं यहाँ पे रखूंगा तो इसकी वैल्यू 1 आए। तो अगर आपको मिलती है, इसका मतलब कि 1 तो रेंज में होना चाहिए, इसका मतलब।
तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी और एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। इसका मतलब ये कि 1 को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, भले से आपने यहां पहले से लिख दिया है, लेकिन 1 वैल्यू भी पॉसिबल है रेंज में। इसका मतलब 1 अगर आ रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, जो कि ऑप्शन ए में हमें नजर आ रहा है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है जिनको कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में देखो, वैसे तो आप लोग कई बार अभी तक है ना 3-4 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आ चुका था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, बट फिर भी एक और प्रश्न आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो स्टार्ट करते हैं। 2020 में प्रश्न आया था और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब x+2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर होता है, अगर 2 है मतलब इंटीजर है तो डायरेक्टली उसको बाहर ले लो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड प्लस 2 है, कुछ इस तरीके से है। क्योंकि मैंने डायरेक्टली बाहर ले लिया, मैंने कहा था ना अगर कोई इंटीजर अगर अंदर है, हमको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर है तो उस इंटीजर को आप निकाल फेंको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बुरा नहीं मानेगा। तो इक्वल टू है 0, कुछ इस तरीके से आप क्या कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा प्रॉपर क्वाड्रेटिक इन ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाने का प्रयास करो भाई। तो प्लस, और देखो हमको निकालना क्या है, पूछ रहा है कि नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्या है भाई ये पता करना है हमें। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेसिकली पता करना है और क्या सॉल्यूशंस होंगे ये पता करना है। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है। अब कई लोगों को ये लगेगा कि भाई अगर क्वाड्रेटिक ही है तो फिर दो ही सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। आप देखो जैसे जैसे आप प्रश्न को हल करने जाओगे वैसे वैसे आपको थोड़ा है ना ज्ञान प्राप्त होगा। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 - 7 इज -3 और इक्वल टू है 0। इसको क्या मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ? बिल्कुल फैक्टराइज कर सकता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर है और इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, एक तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड माइनस, सॉरी चलो ठीक है माइनस पहले लिख देते, तो -1 आएगा और इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 आएगा। ये 2 इसके फैक्टर्स आएंगे। अगर ये 2 फैक्टर्स आए इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो इक्वल टू 1 होगी या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इक्वल टू -3 होगी, है ना। ऐसे ही कुछ रहा होगा भाई, रहा होगा कि नहीं रहा होगा बताओ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल टू 1 होगा या फिर इक्वल टू -3 होगा। अब अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होती है तो क्या सिर्फ x की वैल्यू 1 पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप 1.2 रखो, 1.5 रखो, 1.6 रखो, 1.9 तक कोई भी वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो वो आपको इक्वल टू 1 ही वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि यहां से जो x की वैल्यूज आएगी वो 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके, है ना, गाड़ी थोड़ी सी दूर भाग जाती है भाई, तो 1 से लेके 2 तक आप कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, 1 क्लोज से लेके 2 ओपन तक आप कोई भी वैल्यू ले लो, सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और उसके साथ साथ x बिलोंग्स टू, यहां से अगर बात करें तो -3 से लेके -2 तक आप कोई भी वैल्यू एज इनपुट दोगे यहां पर तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसके सॉल्यूशंस में इंक्लूड होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है कि नहीं है भाई। अगर 1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है, कई लोगों को लगता है 1 से लेके 2 में कुछ नहीं है, भाई बहुत है, बहुत कुछ है, ठीक है। इतने नंबर से कि आप गिनते गिनते, ठीक है, 80-90 साल के हो जाओगे तब भी नहीं गिन पाओगे। तो ये हो जाएगा भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, काफी सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ दिस बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, फिर से एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ही है और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। 21 में क्वेश्चन आया था ये। और अब देखो क्या करते हैं, बहुत एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं हम लोग, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। तो अगर देखें तो डायरेक्टली मैं 8 पुट करता हूँ, 8 से लेके, भाई हमको भागना कहां से कहां तक है, 8 से लेके 100 तक भागना है भाई, ठीक है। तो 8 अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा n की प्लेस पर, तो 8 यहां पर भी पुट करूंगा, यानी कि इवन वैल्यू पुट करूंगा। और अगर इवन वैल्यू पुट करूंगा तो -1 टू द पावर इवन आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 8/2 ही बचा फिर। तो 8/2 कितना होता है? 4 होता है भाई, ठीक है, 4 लिख दिया।
उसके बाद फिर आप जब 9 पुट करोगे नेक्स्ट नंबर, क्योंकि ये नहीं करना है कि 8.1 8.2 भी पुट करेंगे सर हम तो हमारी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही पुट करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट। तो 8 के बाद क्या आएगा भाई, 9 आएगा, ठीक है। तो 9 हमने अगर यहाँ पर पुट किया तो -1 टू द पावर ऑड, क्योंकि 9 ऑड होता है तो वो -1 आ जाएगा, मतलब कि और साथ में 9/2 आएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान देना, यहाँ तो चलो ठीक है डायरेक्टली 4 आ गया था तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी 4 ही आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं 9 पुट करूंगा तो यहां पर आएगा 9/2, लेकिन माइनस का, यानी कि -4.5 आएगा। क्या आप मेरे साथ हो, है ना। -4.5 बनेगा जब आप n की वैल्यू 9 पुट करोगे, मानते हो। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर बात करूं मैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा भाई, -5 आएगा। मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके जस्ट पहले वाला आने वाला इंटीजर कौन सा है, -5 है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, -5, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे -5 और आगे बढ़ेंगे। फिर 10 पुट करूंगा तो 10 के केस में आपको एक इंटीग्रल वैल्यू 5 मिलेगी एग्जैक्टली, तो वो +5 मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको +5 मिलेगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पुट करोगे 11 तो -5.5 आएगा, यानी कि -6 आ जाएगा बेसिकली। तो आगे वाला आने वाला नंबर हो जाएगा -6। उसके बाद 12 पुट करोगे तो +6 मिल जाएगा। उसके बाद 13 पुट करोगे तो -7 मिल जाएगा। उसके बाद 14 पुट करोगे तो 7 मिल जाएगा प्लस का। आगे मुझे लगता है कि बोलने की जरूरत नहीं है ना। आप बहुत अच्छे समझदार बच्चे हो, तो मुझे लगता है कि आगे आप अपना खुद देख सकते हो भाई कि क्या आना चाहिए। तो +7 आएगा और ऐसे करके लास्ट जो नंबर होगा पॉजिटिव आएगा 100 पुट करने पर। तो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते, है ना, जब हम 100 पुट करेंगे तो आएगा 50, और उसके जस्ट पहले, है ना, -50 भी आएगा। -50 कब आएगा, जब आप 99 पुट करोगे। 99 के केस में ये जो मिलेगा आपको, ये 49.5 मिलेगा, और 49.5 माइनस का मिलेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -50 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर देखने वाली बात देखें तो ये सारी पेयरिंग्स हो जाएगी, और अगर ये सारी पेयरिंग्स हो जाएगी तो सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, 4 बचेगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज इन ऑप्शन बी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है सेम। देखो यहाँ पर यूज किया है, मॉड्यूलस फंक्शन का भी हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, वेयर टी डिनोट्स द इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और -1 से 2 में हमें क्या बताना है, इसका इन द इंटरवल दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बतानी है हमें, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो अगर आप ध्यान से, आपकी अगर तीखी नजरें हैं तो आप इनको बहुत आसानी से देख लोगे कि दोनों सेम फंक्शंस लिखे हुए हैं, और अगर दोनों सेम फंक्शंस है इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है वो सेम पॉइंट पर आप ढूंढ पाओगे बहुत आसानी से। और उसका करने का तरीका x² - x + 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे। तो अगर बनाओगे तो इसको मैं जादू से लिख लूंगा भाई कि 1 - x - 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 1/4 +1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आएगा x - 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, और 1 - 1/4 मेरे ख्याल से 3/4 होता है भाई, ठीक है। और अगर 3/4 होता है तो इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है ना वो 3/4 आ रहा है। और वो कब आ रहा है, किस x की वैल्यू के लिए आ रहा है, x = 1/2 के लिए। क्या 1/2 वैल्यू पुटेबल है क्या, है ना, ये एक बार चेक कर ले। तो बिल्कुल है भाई, -1 से लेके 2 तक में क्या 1/2 वैल्यू आ रही है क्या, तो बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब अगर 1/2 वैल्यू इस रेंज में आ रही है, इसका मतलब उसको मैं यहां पुट कर सकता हूं और यहां पुट कर सकता हूं, तो उस पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 3/4 मिलेगी। इसका मतलब यह है कि 3/4 मेरा मिनिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का, इसमें मॉड लगा हुआ है, तो 3/4 मुझे इसका मिनिमम वैल्यू मिल गया। तो ये लो भाई 3/4 मिनिमम वैल्यू किसका, पहले वाले पार्ट का। सेकंड वाले पार्ट का अगर बात करें तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 का कितना आएगा भाई, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 0 से 1 कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 ही मिलने वाला है। इसका मतलब कि 3/4 जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा मेरे ख्याल से, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आंसर आपका क्या होगा भाई, 3/4। क्या ये जेई का क्वेश्चन लग रहा है क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, 2023 में आया हुआ सवाल है देखो, और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ सवाल है कि लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू अल्फा
और कुछ इस तरीके से ना फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो अंडर रूट ऑफ 1 जो है 1 होता है। अब मैं अगर लिखना चाहूँ इसको तो देखो कैसे लिखेंगे ना, बहुत आसानी से अपन लिखते चलते हैं इन सब चीज़ों को। अंडर रूट ऑफ 1 1 होता है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, पहला वाला टर्म आ जाएगा आपका 1, ये लो भाई लिख दिया। उसके बाद अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 कितना होता है भाई 1.42 समथिंग कुछ हो जाएगा, जो भी होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा फिर से, तो ये लो +1। अंडर रूट 3 नेक्स्ट है, क्या अंडर रूट 3 का वैल्यू भी 1 नहीं आएगा क्या, 1.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है भाई 1.73, 1 प्लस 1 से बड़ी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही तो आएगा, तो यानी कि +1 यहां पर भी लिख देता हूं मैं। उसके बाद अंडर रूट 4 आएगा, अंडर रूट 4 2 होता है, तो वहां से आपका 2 वाली कहानी शुरू हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा आपका 2। अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 तक वैल्यू आपको 2 मिलेगी। क्या अंडर रूट 9 की वैल्यू भी 2 मिलेगी, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 3 जो है, सॉरी अंडर रूट 9 जो है 3 हो जाएगा। इसका मतलब वहां पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 मिल जाएगा। तो देखो ये किस पे आया है, ये आया है अंडर रूट ऑफ 4 पर, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, ये 2 2 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में 3 स्टार्ट होगा। 3 की कहानी कब तक आएगी, अंडर रूट 9 से अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, 13, 14, 15 और 16 अगर आ जाएगा तो उसका अंडर रूट हो जाता है 4। इस वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसका मतलब जो 3 आने वाला है ये बेसिकली है ना अंडर रूट 9 के केस में, 10 के केस में, 11, 12, 13, 14 और 15 इसके केस में आएगा। एक बार फिर भी देख ले, हाँ ठीक है सही है। तो 15 तक आ जाएगा। 16 अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ये सब है ना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आते जा रहे हैं। कौन कौन से, अच्छा लास्ट में अगर देखें तो अंडर रूट ऑफ 120 है, अगर 121 होता तो उसका अंडर रूट 11 हो जाता, लेकिन ये उससे छोटा है, इसका मतलब ये 11 से छोटा है। 11 से छोटे का अंडर रूट कितना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10, मतलब यहां पर 10 आएगा। तो बेसिकली लास्ट टर्म अगर देखें तो यहां पर 10 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं वहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात जो है ना वो ये है कि बहुत एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, जो 1 आ रहा है कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यानी कि ये लिखा हुआ है 3 × 1। ठीक है, उसके बाद 2 जो है कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, देखो आप, है ना। मेरे ख्याल से अगर काउंटिंग मिस्टेक हो जाए देख लेना एक बार, तो प्लस आ जाएगा 5 × 2। ठीक है, 5 × 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस जो 3 आ रहा है वो 7 टाइम्स आ रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स चीजें आती जा रही है भाई। कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है 3। क्या इसके बाद कहानी बताने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा 10 की अगर बात करें तो 10 तक जब जाएंगे आप तो क्या करो, सिंपल सी बात है, ये एक नॉर्मल सा एक फंक्शन बना लेंगे इसको हम लोग। यहाँ पर ऑड टर्म्स आ रही है पहली, उधर 1 2 3 है ना, इस तरीके से जा रहा है। तो अगर मैं इसका TR लिखूं, मतलब जनरल टर्म ही अगर लिख ले हम लोग डायरेक्टली, तो क्या 3R + 1, सॉरी 2R + 1, क्योंकि ऑड नंबर्स पहले हैं तो ऑड नंबर्स को लिखने का बहुत अच्छा तरीका होता है 2R + 1 लिख लो, और फिर एक बार चेक भी कर लो कि क्या पहला टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जब R की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 × 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, तो पहला मिल रहा है ना। जब 2 रखूंगा R की वैल्यू तो क्या मिलेगा, 2 × 2 4 + 1 हो जाएगा 5, तो मिल रहा है ना। 7 भी मिल जाएगा जब आप R की वैल्यू 3 पुट कर दोगे। और यहां पर अगर मैं लिखूं तो सिंपली R लिख दूंगा, क्योंकि जब मैं R की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 मिलेगा, 2 पुट करूंगा तो 2 मिल जाएगा, 3 पुट करने पे 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से मिल जाएगा। मतलब ये जनरल टर्म हो गई। तो बस आप क्या करो, इस पे समेशन लगा दो। कहां तक लगाओगे लेकिन समेशन लगाएंगे हम लोग जब तक 10 ना हो जाए, मतलब कि R की वैल्यू को दौड़ा देंगे 1 2 3 से लेके 10 तक। तो कुछ नहीं करना, बस आप इसको लिख लो, ये हो जाएगा 2R² एंड प्लस आएगा R। कुछ इस तरीके से ये जनरल टर्म हो गई जिसपे समेशन लगा देंगे हम लोग TR पर 2R² + R, और R को भगा देंगे 1 से लेके 10 तक। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सम।
और इसको लगाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली समेशन आर स्क्वायर आ रहा है। समेशन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 आता है। और समेशन आर का वैल्यू क्या होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू n का वैल्यू कितना है, फाइनली 10 है, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा कितना 11 इंटू 2n+1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 11 और इंटू हो जाएगा 21 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 6 आएगा, प्लस आएगा 10 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय 2 आएगा समेशन आर का वैल्यू, है ना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना 7 टाइम्स कैंसिल कर देंगे 3 से, ये 3 से 2 बार, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ये हो जाएगा कितना 77, 77 इंटू 10 हो जाएगा 770 प्लस यहां पर आ जाएगा ये 55। तो 55 प्लस 770 कर देंगे, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहां लिख देता हूं मैं 5 और 7 प्लस 5 हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 8, 825 जो है फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी है एक्चुअली, ये 825 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन से, और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे यहाँ पर। और पहला प्रश्न इसमें है कि भाई नंबर ऑफ फंक्शंस सॉल्यूशंस बताने हमें ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 10x इक्वल टू पाई बाय 2 इन द इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में अगर मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने तो बेसिकली मुझे बस, अब देखो बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी नहीं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू सम फंक्शन ले आएंगे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली देख लेंगे और पता कर लेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ 10x एक साइड रहने देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10x और 10x इज इक्वल टू बाकी जो भी है सब कुछ अपन सामने अगर ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा -x/2 और प्लस होगा फिर पाई बाय 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से डिवाइड भी कर दिया है, तो पाई बाय 2 पाई बाय 4 बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब बस हमको चेक क्या करना है कि 0 से 2 पाई के बीच में ये दोनों फंक्शंस आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं, वो हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब हम इन दोनों का ग्राफ बना लेंगे, तो इस तरीके से कुछ बना लेंगे भाई, और इस लाइन को थोड़ा सा खिसका लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से ये लाइन मान लेते हैं, ये 0 वाली लाइन होगी, 2 पाई वाली लाइन बाद में देखेंगे। और यहाँ बीच में हम लोग पाई बाय 2 पर एक एसिम्पटोट बना देंगे। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, 0 से पाई बाय 2 का ग्राफ जो है 10x का। उसके बाद फिर जो 3 पाई बाय 2 का ग्राफ होगा, तो 3 पाई बाय 2 तक का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ से, ये बीच में यहाँ पर ये वैल्यू पाई होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आएगा, नेक्स्ट 5 पाई बाय 2 पर एसिम्पटोट आएगा और वहां से कुछ ऐसा ग्राफ बना देंगे। अब देखो हमको बस ये चेक करना है कि ये तीन जो लाइंस दिख रही है, 3 लाइंस में, बल्कि ये वाली लाइन भी अगर डिलीट मार दे, क्योंकि यहाँ तक हमारा 2 पाई हो चुका है, हमको तो सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई के बीच में देखना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, जिसका y इंटरसेप्ट पाई बाय 4 है, मतलब लगभग यहाँ से पास करेगी पाई बाय 4, इसको मान लेते हैं। और कुछ इस तरीके का पैटर्न करके लाइन बन जाएगी, मतलब ऐसी लाइन आएगी कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4, जहां पर ये जब आप x की वैल्यू 0 इसमें पुट करोगे इस लाइन में, तो आपको पाई बाय 4 मिलेगा। तो यानी कि ये पॉइंट होगा जो कि y इंटरसेप्ट होगा इस लाइन का, और नेगेटिव स्लोप वाली लाइन तो पैटर्न कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप बस देखो, आप है ना, आपके पास नजरें होगी मुझे लगता है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों ग्राफ्स का बिटवीन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन बताना है f(x) = x² - 5x + 6 है, और इस पूरे का मॉड है -3x + 2 इन द इंटरवल -1 से लेके 3 के बीच में। बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या आएगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शंस का ग्राफ ही बना लेंगे ना, तो थोड़ा बेसिक आइडिया हमको लग जाएगा चीजों का। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको अगर देखो आप ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है x - 2, ठीक है, और इंटू
x माइनस 3 लिखा हुआ है। देखो मैं सिर्फ ये जो मॉड्यूलस है ना इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। तो अगर इसको देखें तो ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब अगर यहां पर x की वैल्यूज 3 से बड़ी हुई तो ये चीज पॉजिटिव है ना, लेकिन 3 से बड़े पे हमको जाना ही नहीं है। 3 से छोटे के लिए यानी कि 2 से 3 के लिए, 2 से लेके 3 तक वैल्यू ये नेगेटिव देगा, यानी कि इसको आपको नेगेटिव के साथ ओपन करना पड़ेगा इन द इंटरवल 2 to 3। अरे यार बहुत बेसिक सा फंडा है ये, है ना। 2 से 3 ये है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होगा। कुछ इस तरीके से वेवी कर्व मेथड आपने सीखी होगी भाई बचपन में, तो कुछ इस तरीके से मान सकते हो आप। 2 से 3 के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करूं तो जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं। और जो -1 से लेके 2 तक का वैल्यू होगा यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। इसका मतलब डायरेक्टली ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। कहां पर, -1 से लेके 2 के बीच में। तो -1 से 2 के बीच में मैं ग्राफ बनाऊंगा। अच्छा देखो इक्वालिटी कहीं पर भी ले लो, 2 पर वैसे भी यहां पर भी 0 आएगा, और दूसरा वाला जो फंक्शन बनाओगे आप उसमें भी 0 आएगा। किसी में भी ले लो, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, ये 0 ही आना है भाई। -0 +0 ले लो यार, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहीं पर भी इक्वालिटी आप लगा सकते हो, मतलब क्लोज ब्रैकेट कहीं पर भी आ सकता है 2 पर, ठीक है। तो -1 से 2 के बीच में ये चीज आएगी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। तो x² सीधा सीधा लिख देंगे, -5x और -3x मिलके बना देंगे -8x, 6 + 2 हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन इन द इंटरवल -1 से 2। उसके बाद फिर 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से 3, जहां पर 2 पर इधर आप क्लोज लगा लेते हैं, और देखो यहां पर भी क्लोज लगा लेते हैं -1 पर, क्योंकि हमको क्लोज ब्रैकेट में ही जाना है ना भाई। तो क्लोज ब्रैकेट यहां पर भी आ जाएगा, तो यहां पर क्लोज लगा लेते हैं। तो अब हमारे लिए जो 2 से 3 वाला फंक्शन है, 2 से 3 बेसिकली यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, ठीक है। तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो यानी कि -x² आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, 5x -3x हो जाएगा 2x, और 6 माइनस का आएगा, -6 + 2 हो जाएगा -4। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो इन दोनों का ग्राफ अगर बनाए तो देखो क्या आएगा, दोनों पैराबोलिक ग्राफ होंगे। मैं क्या करूंगा, दोनों का ग्राफ बिल्कुल खुले दिल से बना देंगे हम लोग, है ना। और खुले दिल से बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन फिर करेंगे। मैनिपुलेशन क्या करेंगे, मैनिपुलेशन ये करेंगे कि जो पोर्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि जो इंटरवल्स है सिर्फ उस इंटरवल वाला ग्राफ चाहिए ना मुझे, तो हमको पूरे पूरे ग्राफ थोड़ी ना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो खुले दिल से बना देंगे, लेकिन उसके बाद फिर चेक कर लेंगे भाई। -1 से 2 के बीच में मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए। ये वैसे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। इसका वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, इसका वर्टेक्स आ रहा है -b भाई। इसका हाफ कर लो यार, ठीक है। तो 4 पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ एक बार, कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाओगे ना आप, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि x - 4 का होल स्क्वायर बनेगा, और समथिंग समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि 4 पर इसका आएगा वर्टेक्स, ठीक है इसका। लेकिन 4 तक तो हमको जाना ही नहीं है, और अगर अपवर्ड ओपनिंग हुआ तो बेसिकली इस तरीके का पैटर्न आएगा 4 तक, ठीक है। अब अगर 4 तक आएगा तो 2 तक भी ऐसे ही आएगा, मतलब 2 तक यहां तक ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अपन को बस ये चेक करना, देखो मैं है ना सिर्फ पैटर्न देखना चाहता हूं, तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि सिर्फ वाई एक्सिस ना बनाए तो चलेगा, या फिर ऐसा करते हैं चलो, या फिर चलो ठीक है बना लेते हैं वैसे ही। और साथ में देखो अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 के लिए मुझे ये चाहिए, तो अभी मैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाऊंगा, और साथ में इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो वर्टेक्स कहां पर आएगा। आप जब यहाँ माइनस कॉमन लोगे उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 1 पर इसका वर्टेक्स आ रहा है, और 1 पर अगर वर्टेक्स आ रहा है तो इसका मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस तरीके का बनेगा 1 के बाद में, और 2 के बाद में भी ऐसे ही बनेगा फिर। तो इसका मतलब ये है, और साथ में अब बस अपन को ये चीज चेक करनी है क्या ये दोनों ग्राफ्स 2 पर सेम वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मतलब इसमें और इसमें अगर मैं 2 वैल्यू पुट करूं तो क्या मुझे सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, वरना मैं पैटर्न ड्रॉ कर लूंगा। तो एक बार बस ये चेक कर लेते हैं कि 2 पर वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है। तो ऊपर वाले ग्राफ में देखिए, यानी कि f ऑफ 2 से जस्ट छोटे वैल्यू के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -8 × 2 हो जाएगा 16 + 8, तो हो जाएगा -8 एंड 4 हो जाएगा -4। तो ये नेगेटिव में जा रहा है ना, -4 वैल्यू आ रही है। और f ऑफ 2 पॉजिटिव की अगर बात करूं मैं, तो f ऑफ 2 पॉजिटिव के लिए मतलब कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, या फिर 2 के लिए भी बात करें तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर रखूंगा तो -4 आएगा ये, यहाँ पर अगर 2 रखा तो +4 आएगा ये,
और -4 आएगा। तो बेसिकली ये इक्वल वैल्यूज आ रही है और -4 ही आ रहा है दोनों में। तो अगर मैं इसका ग्राफ अब ड्रॉ करता हूं, तो इसको अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, चलो ठीक है मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ग्राफ ड्रॉ करें अगर, तो 2 पर तो देखोगे दोनों की सेम वैल्यू आ रही है और कितनी आ रही है, -4 आ रही है, नीचे आ रही है। ऐसा करके कुछ इधर डिक्रीजिंग होगा, यहां से कुछ इस तरीके से नीचे जाने वाला ग्राफ होगा, इसके बाद में ये। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या आएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, -1 है ना, -1 यहाँ पर है और 3 कहीं यहाँ पर मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है -1 पर मैक्सिमा मिलेगा और 3 पर मिनिमा मिलेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना। अब आपको उसने बोला सम भी पूछा इन दोनों का वैसे तो आप क्या करो, f ऑफ -1 निकालो और f ऑफ -1 यहाँ पर पुट करूंगा। -1 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 8 हो जाएगा 16 और +1 हो जाएगा 17। तो यानी कि f ऑफ -1 हो जाएगा 17, जो कि मैक्सिमा होगा आपका, और मिनिमम वैल्यू इस पर आ जाएगी, इसमें 3 रख दो। तो f ऑफ 3 का वैल्यू जो कि मिनिमा होगा, यहां पर आ जाएगा कितना, 9 माइनस का, मैं कर लेता हूं। तो -9 यहां से आएगा और 3 × 2 6 हो जाएगा, +6 आ जाएगा यहां से, और -4 ऑलरेडी है। तो ये हो जाएगा -9 एंड +4 कर देंगे, मतलब 9 + 4 हो जाएगा 13, 13 - 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा माइनस का। और उसने बोला है कि दोनों का सम बताना है। तो भाई दोनों का सम मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से। 17 - 7 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा आपका आंसर फाइनल। तो कुछ इस तरीके से हमको सॉल्व करना है भैया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सिंपल से फंक्शंस है। यहाँ पर देखो कंपोजिट वैसे तो लिया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखो तो, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। आपको डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकालनी है कि फंक्शन क्या आएगा। पूछा है कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x टाइप्स का कुछ फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, और मॉड x इज लेस देन 1, मतलब कि -1 to 1 वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे, एंड f ऑफ 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर निकालना है आपको कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब है, बताओ भाई। तो 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर अगर रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, हर एक जगह x की प्लेस पर 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर पुट करना है और वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ln ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 + x की प्लेस पर 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, सेम एलसीएम आएगा ऊपर और नीचे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर प्रकट हो जाएगा 1 + x स्क्वायर और -2x, नीचे प्रकट हो जाएगा 1 + x स्क्वायर प्लस 2x। इस तरीके से ये सब कुछ मटेरियल आएगा ln में, ठीक है। और ऊपर अगर देखें तो होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी होल स्क्वायर बन रहा है। किस चीज़ का होल स्क्वायर ऊपर बन रहा है? ऊपर बन रहा है 1 - x का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है 1 + x का होल स्क्वायर। और या फिर ध्यान से अगर देखें, चलो ठीक है, अभी 1 + x लिख लो या 1 - x लिख लो, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने, मतलब फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ने वाला कि आप x -1 लिख रहे हो या फिर 1 - x लिख रहे हो, है ना। क्योंकि होल स्क्वायर है, वो वैसे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता होल स्क्वायर को, और नीचे 1 + x का होल स्क्वायर आएगा, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x + 1 लिख लो चाहे 1 + x लिख लो, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये पावर 2 जो है बाहर ले लेंगे हम लोग। अगर ये पावर 2 बाहर लेंगे तो अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर अब मॉड लगा लूंगा मैं, 1 - x डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 + x, और मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये ओरिजिनल फंक्शन ही है हमारा। इसका मतलब कि ये क्या हो गया भाई, 2 टाइम्स fx आ गया। तो क्या ये कोई प्रश्न हुआ, बताओ भाई, ये कोई प्रश्न हुआ क्या? या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट f ऑफ k इज इक्वल टू -2 अपॉन k है, फॉर k इज इक्वल टू 2 3 4 5, मतलब कि इक्वेशन f ऑफ k इज इक्वल टू -2 अपॉन k इक्वल जो सेटिस्फाई हो रही है वो सिर्फ k की वैल्यू 2 3 4 और 5 के लिए हो रही है, और ये हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है f ऑफ k। देन द वैल्यू ऑफ 52 - 10 टाइम्स f ऑफ 10 का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो देखो, अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा ये कि k टाइम्स f ऑफ k और -2 इधर आके हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? ये 0 तब होगा जब k की वैल्यू आप सिर्फ 2 3 4 5 में से कुछ पुट करोगे तो होगा।
इसका मतलब ये है कि ये कुछ पॉलिनोमियल होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये पॉलिनोमियल ही तो होगा, ये कुछ और होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके कि ये सारे रूट है, मतलब 2, 3, 4, 5 जो है इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? रूट्स होंगे। आप क्या करो, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x-2 या k-2 कर देते हैं, क्योंकि k में पॉलिनोमियल है इस वजह से, तो हम लोग x-2 की बजाय k-2 कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा k-2, k-3, फिर आएगा k-4 और आ जाएगा k-5। कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये इसके रूट्स है। कौन से? 2, 3, 4, 5 इस इक्वेशन के रूट से, तो कुछ इस तरीके से ऑब्वियसली बात है फैक्टराइज करके आया होगा। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे ही लिख सकता हूं मैं? यहां पर लैम्डा भी मुझे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है ना? उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस वजह से मैंने लैम्डा पुट कर दिया। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और लैम्डा की वैल्यू निकालने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप k = 0 पुट कर दो। जब आप k = 0 पुट करोगे तो ये मटेरियल हो जाएगा 0, बचेगा इधर से सिर्फ 2 इज इक्वल टू, यहां से अगर देखें तो ये k जहां भी है ये सब 0 हो जाएगा, और बाकी 4 बार नेगेटिव साइन से, इस वजह से पॉजिटिव ही आएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 × 3 कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 6 × 20 हो जाएगा 120, यानी कि हो जाएगा ये 120 लैम्डा। क्या बात गलत है? नहीं है ना? तो 120 लैम्डा हो गया, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60। और अगर लैम्डा की वैल्यू 1/60 आ गई है तो ये हो जाएगा 1/60 लैम्डा की वैल्यू। इसका मतलब कि आपके पास k टाइम्स f ऑफ k प्लस 2 का वैल्यू आ गया है। कितना? k टाइम्स f ऑफ k प्लस 2 का वैल्यू आ गया है मेरे पास 1/60 टाइम्स k-2, k-3, k-4 और k-5। कुछ इस तरीके से आएगा। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है 52 - 10 टाइम्स f ऑफ 52 की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर k की जगह 10 रख दूं तो इस तरीके की कुछ क्वांटिटी प्रकट होते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो मैं बस अब कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको k = 10 पुट करना है। तो जब k = 10 पुट करूंगा तो यहां आ जाएगा 10 टाइम्स f ऑफ 10 और आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 1/60 टाइम्स, यहां पर 10 पुट करूंगा तो डायरेक्टली वैल्यूज ही रख देते हैं। अब देखो 10 - 2 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। इन सब की वैल्यूज अब डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो इस तरीके से यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 7, यहां पर हो जाएगा 6 और यहां पर हो जाएगा 5। अब देख लो जितना भी कुछ कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है तो वो सब कैंसिल आउट कर देंगे। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल आउट, और ये 2 से ये 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 7 × 4 मेरे ख्याल से 28 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 10 टाइम्स f ऑफ 10 और +2 है इज इक्वल टू हो जाएगा 28। ये 28 जो है कैंसिल आउट कर देंगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टाइम्स, अच्छा हमको वैसे माइनस का चाहिए तो ये सब कुछ उधर ले जाऊंगा मैं, सब कुछ उधर ले जाएंगे तो देखो होगा क्या, है ना? सबको उधर ले गए तो 28 - 2 हो जाएगा 26 और माइनस आ जाएगा 10 टाइम्स f ऑफ 10 इज इक्वल टू आ गया 0। मुझे चाहिए क्या? लेकिन मुझे यहाँ पर 52 चाहिए, तो आप 26 ऐड कर दो ना दोनों साइड, क्या दिक्कत है? तो जब 26 ऐड करोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 52 जो कि आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, और मेरे ख्याल से आपको अब नजर आ चुका होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 52 - 10 टाइम्स f ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों साइड हमने कितना ऐड किया है? 26 ऐड किया है, यानी कि 26 जो है हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ऑड एंड इवन फंक्शन पर आते हैं। ऑड एंड इवन फंक्शन में हमने एक सवाल लिया हुआ है ये वाला, जिसमें लिखा हुआ है लेट fx इज इक्वल टू a की पावर x एक फंक्शन है वेयर a इज ग्रेटर देन 0 बी रिटर्न एज fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x करके हमने एक इस फंक्शन fx को इस तरीके से तोड़ा है वेयर fx इज एन इवन एंड f2x जो है वो क्या है? एक ऑड फंक्शन है। मतलब f1x जो है वो एक इवन फंक्शन होना चाहिए और f2x जो है वो एक ऑड फंक्शन होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। सिंपल सी बात है, हमको ऑड इवन का एक बहुत बेसिक सा फंडा ये यूज करना है कि दुनिया का कोई भी फंक्शन हो जिसमें कि x और -x अगर उसकी डोमेन में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी फंक्शन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऑड और इवन फंक्शन के सम में लिख सकते हैं। तो बस वैसे ही लिखेंगे यहां पर भी। तो जी ये fx फंक्शन दिया हुआ है हमें,
तो इस fx फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो तो जो ये fx फंक्शन है जो कि है a की पावर x, तो इसको बहुत बेसिक सा फंडा तो ये कहता है कि fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 करके लिख दो। किसी भी फंक्शन को आप इस तरीके से ऑड और इवन के सम में लिख सकते हो। तो यहां पर अगर इसको लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका इवन पार्ट, और प्लस a की पावर x प्लस माइनस आएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस a की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अगर करूंगा तो देखो अभी भी तोड़ मरोड़ के जो लिखा हुआ है ना ये अभी भी a की पावर x से लिखा हुआ है, बस तोड़ मरोड़ के हमने इसको लिखा इस तरीके से कि जो पहला पार्ट है वो इवन पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, ऑड पार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका f1x जो फंक्शन होगा वो बेसिकली हो जाएगा a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और f2x जो पार्ट होगा जो कि ऑड पार्ट होगा वो हो जाएगा a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि देन इस चीज का वैल्यू बताना है आपको कि क्या आएगा। तो इस चीज का वैल्यू अगर निकालना ही है तो हम लोग निकाल लेते हैं भाई, रख देते हैं f1x जो फंक्शन है आपका ये है, यहां पर आप x प्लस वाई रख दो इन प्लेस ऑफ x, जहां जहां x है वहां वहां आप x प्लस वाई x प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, और x माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर एक्चुअली f1 चलो ठीक है f1 में ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है चलो देखते हैं ना। तो यहाँ पर वो करेक्शन आ जाएगा अगर जो भी होगा, पता लग जाएगा कि यहाँ पर 2 होना चाहिए 1 होना चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f1 ऑफ x प्लस वाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर तो ये हो जाएगा f1 ऑफ x प्लस वाई और प्लस f1 ऑफ x माइनस वाई है, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर अब दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर रखूंगा तो आएगा a की पावर x एंड प्लस x प्लस वाई होगा बेसिकली, और प्लस a की पावर x प्लस वाई माइनस का आएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोनों साइड, तो इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा माइनस और डिवाइडेड बाय 2 है, और प्लस सेम वे में यहाँ पर भी करूँगा चेंज, इसमें ही करेंगे वापस f1 में ही। तो यहाँ आ जाएगा a की पावर x माइनस वाई प्लस a की पावर माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक्चुअली y माइनस एक्स कर देंगे क्योंकि माइनस टाइम्स हो जाएगा ना उसका, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा यहाँ से भी। अब मैं यहाँ इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। तो 1/2 तो सबसे पहले मैं कॉमन ले लूँगा पूरे से, 1/2 कॉमन आ गया, उसके साथ साथ a की पावर x इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले लूँगा, और a की पावर माइनस एक्स जो है इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर देखो a की पावर x अगर इन दोनों टर्म से मैं कॉमन लेता हूँ तो a की पावर x कॉमन आएगा, बचेगा a की पावर y है ना, और प्लस a की पावर माइनस वाई बचेगा यहाँ पर। उसके साथ साथ a की पावर माइनस एक्स यहाँ से अगर कॉमन ले लूँ तो प्लस a की पावर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लूँगा अगर इन दोनों टर्म से, तो यहाँ से बचेगा a की पावर y और a की पावर माइनस वाई यहाँ से भी बचेगा, यानी कि a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस आप क्या करना है, ये वाला टर्म दोनों से कॉमन आ जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा क्या, 1/2 टाइम्स a की पावर x और प्लस a की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और इनटू a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अगर इस तरीके से आ ही गया है तो फिर तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन जो है डन है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2f1 लिखा हुआ है, ये 2f1 ऑफ x लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पर अगर y पुट कर दो तो 2f1 ऑफ y लिखा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 तो ऑलरेडी है, और 2 टाइम्स f1 ऑफ x और इंटू 2 टाइम्स f1 ऑफ y, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कर देंगे, बाकी एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स f1 ऑफ x इंटू f1 ऑफ y आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। देखो दिख रहा है क्लियरली, 2 टाइम्स f1 ऑफ x आ जाएगा और इंटू f1 ऑफ y आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज दी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये PYQ पार्ट 1 है वो समाप्त होता है, जिसमें हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं,
पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत जल्दी मिलेंगे, चिंता ना करें। और कुछ एक बात लास्ट में कर लेते हैं कि जितना कठिन संघर्ष होगा भाई, ठीक है, जीत उतनी ही शानदार होने वाली है। तो अगर आपका कठिन संघर्ष हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत खुश होना चाहिए इस चीज़ को लेके, तो खुश होइए, है ना, अगर कठिन संघर्ष है तो। और देखो, बस जीवन में इतनी कुछ चीज़ें याद रखना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।